हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान की संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, यानी कि फेडरल और यूनिटरी फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। और इस क्लास से हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास से हम प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के साथ अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज प्रीएम्बल या उद्देशिका क्या है। भारतीय संविधान का प्रीएम्बल क्या है? व्हाट इज प्रीएम्बल? उद्देशिका किसे कहते हैं? उद्देशिका क्या है? सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि उद्देशिका या प्रीएम्बल क्या है। सो प्रीएम्बल इज द ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उद्देशिका संविधान का एक अलंकारिक या सजावटी हिस्सा है। अब क्या मतलब है इस बात का कि प्रीएम्बल संविधान का ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव पार्ट है, यानी कि अलंकारिक या सजावटी हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने अपने घरों में फ्लावर पॉट्स को देखा होगा, यानी कि फूलदान। तो फ्लावर पॉट्स या फूलदान क्या होते हैं? तो वास्तव में क्या फूलदानों की या फ्लावर पॉट्स का कोई प्रैक्टिकल यूज होता है, यानी कि उनका क्या वास्तविक प्रयोग कुछ होता है? नहीं, उनका कोई भी वास्तविक प्रयोग या प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। तो फिर उनको घर में रखा क्यों जाता है? उनको घर में इसलिए रखा जाता है ताकि वो घर की सुंदरता बनाएं, ताकि वो घर की ब्यूटी को एनहेंस करें। ओके, तो फ्लावर पॉट्स को घर में क्यों रखा जाता है? ताकि वो सुंदरता बढ़ाएं घर की, ताकि वो घर की ब्यूटी को एनहेंस करें। यानी कि फ्लावर पॉट या फूलदान वास्तव में क्या है? फ्लावर पॉट या फूलदान एक शो पीस आइटम है, यानी कि वो एक सजावटी चीज है। ओके, सो बिल्कुल उसी प्रकार फ्रेंड्स, जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का बहुत कम प्रैक्टिकल यूज है। आप ये कह सकते हैं कि जो संविधान का प्रीएम्बल या उद्देशिका होती है, उसका या तो बहुत कम प्रैक्टिकल यूज है या उसका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ओके, यदि हम ये बोलें कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा। इसलिए हम इस बात को बोलेंगे कि जो संविधान का प्रीएम्बल होता है या संविधान की उद्देशिका होती है, उसका बहुत कम वास्तविक प्रयोग होता है, यानी कि इट हैज वेरी लेस प्रैक्टिकल यूज। तो अब आप पूछेंगे कि सर फिर प्रीएम्बल या उद्देशिका को संविधान में इंक्लूड क्यों किया जाता है? तो बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार फ्लावर पॉट्स या फूलदान घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार प्रीएम्बल या उद्देशिका एक सजावटी आइटम है, एक अलंकारिक ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव आइटम है। यानी कि प्रीएम्बल या उद्देशिका का प्रयोग संविधान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे कि संविधान का जो उद्देशिका है यानी कि प्रीएम्बल है, वो क्या है? एक ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव पार्ट है, यानी कि सजावटी या अलंकारिक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि संविधान का जो उद्देशिका है यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है, उसका बहुत कम प्रैक्टिकल यूज है। इट हैज वेरी लेस प्रैक्टिकल यूज। ओके, उसका वास्तविक प्रयोग बहुत कम है और उसका मेन काम क्या है कि वो संविधान की सुंदरता बढ़ाता है। इट एनहेंसेस द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है कि जो संविधान की उद्देशिका है वो सजावटी हिस्सा है, या संविधान का जो प्रीएम्बल है वो एक ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव पार्ट है? तो आपके मन में ये क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस बात का उत्तर दूंगा कि क्यों भारत के संविधान या किसी भी संविधान की जो उद्देशिका होती है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है, वो सजावटी हिस्सा होता है, यानी कि डेकोरेटिव पार्ट होता है। और क्यों उसका जो प्रैक्टिकल यूज है यानी कि वास्तविक प्रयोग है वो बहुत कम होता है? तो इसका पहला कारण ये है कि बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि यदि इसके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया हो तो भी इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे संविधान के दूसरे प्रावधान हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, तो यदि भारत सरकार किसी भी फंडामेंटल राइट को लागू ना करे, यानी कि किसी भी मौलिक अधिकार को लागू ना करे, और यदि भारत सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे,
मतलब कि इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट्स योर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि यदि भारत सरकार आपके मौलिक अधिकारों को लागू ना करे एवं आपके मौलिक अधिकारों को हनन करे, तो आप भारत सरकार के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दायर कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। ओके, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि सरकार संविधान के किसी प्रावधान को लागू नहीं करती, जैसे कि मौलिक अधिकार, तो यदि सरकार आपके मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करती तो आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में, आप सरकार के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कर सकते हैं। ओके, और फिर कोर्ट उनको आदेश देगा कि आप इन प्रावधानों को लागू करें, और उसके बाद सरकार बाध्य हो जाएगी और सरकार को उन प्रावधानों को लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, प्रियम्बल के साथ ऐसा नहीं है। संविधान की उद्देशिका जो है, उसके जो प्रावधान है उनको लागू नहीं किया जा सकता। तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का यह मतलब है, यदि जो प्रियम्बल या उद्देशिका है उसके जो प्रावधान हैं, जो प्रियम्बल या उद्देशिका है उसके जो प्रावधान हैं उनको यदि भारत सरकार लागू नहीं भी करती, तो आप सरकार के खिलाफ अदालत में यानी कि कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, यानी कि केस दर्ज नहीं कर सकते। तो इस बात को भी मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसमें सोशलिस्ट वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि समाजवादी। तो अब मान के चलो भारत की सरकार भारत को समाजवादी बनाने के लिए कुछ नहीं कर रही हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, जो मैं अभी देने जा रहा हूं। सो मान के चलो भारत की सरकार भारत को एक समाजवादी देश बनाने के लिए, यानी कि एक सोशलिस्ट कंट्री बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। ओके, और भारत लगातार कैपिटलिस्ट देश बनता जा रहा हो, यानी कि पूंजीवादी देश बनता जा रहा हो। तो भले ही प्रियम्बल में ये दिया है कि भारत को एक समाजवादी देश होना चाहिए, ओके, लेकिन तब भी भारत की सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रही है कि भारत को समाजवादी बनाया जा सके, और भारत लगातार समाजवाद के विपरीत पूंजीवादी बनता जा रहा है, यानी कि कैपिटलिस्ट बनता जा रहा है। तो भी आप सिर्फ इस आधार पे कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड दिया है, प्रियम्बल उद्देशिका में समाजवादी वर्ड दिया है, तो आप केवल इस आधार पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस दर्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसके जो प्रावधान है, उसके जो प्रोविजंस हैं, वो एनफोर्सिएबल नहीं है। यानी कि यदि सरकार उन प्रावधानों को लागू नहीं भी करती है तो आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते, और आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि सरकार उन प्रावधानों को लागू करे। तो इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकालें या क्या निष्कर्ष निकालें? तो फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात है, यदि इसके जो प्रावधान हैं वो एनफोर्सिएबल ही नहीं है, यानी कि यदि उनको लागू करने के लिए सरकार को बाध्य ही नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली एक सिंपल सी बात है कि जो प्रियम्बल है, यानी कि जो उद्देशिका है, उसका बहुत कम प्रैक्टिकल यूज है। क्यों? क्योंकि सरकार की मर्जी है, सरकार चाहे तो लागू करे, सरकार चाहे तो लागू ना करे, आप सरकार को विवश नहीं कर सकते। यानी कि इसका प्रैक्टिकल यूज जो है, जो इसका वास्तविक यूज है, वो बहुत कम है। अब हम दूसरा कारण देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इट डज नॉट कन्फर एनी सब्सटेंशियल पावर ऑन टू द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉर इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि यह सरकार के अंगों को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है और ना ही यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। तो अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को पिछली कक्षाओं में बताया है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के कौन कौन से होते हैं 3 ऑर्गन्स या अंग? तो सबसे पहला जो ऑर्गन या अंग है वो है लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका। दूसरा जो ऑर्गन है वो है कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो अंग है वो है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ओके, सो सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं। अब सरकार के जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनको शक्ति कौन देता है? मैंने आपको बताया था शुरुआती क्लासों में कि सरकार के तीनों अंगों को भारत का संविधान शक्ति देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के तीनों अंगों को भारत का संविधान शक्ति देता है।
लेकिन फ्रेंड्स अभी आप प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि हम प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रियम्बल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। सो फ्रेंड्स जो संविधान की उद्देशिका है यानी कि प्रियम्बल है, वो सरकार के किसी भी अंग को कोई भी शक्ति नहीं देता। ना ही तो प्रियम्बल विधायिका को कोई शक्ति देता है यानी कि लेजिस्लेचर को कोई पावर देता है, ना ही प्रियम्बल जो कार्यपालिका है यानी कि एग्जीक्यूटिव है उसको कोई शक्ति देता है, और ना ही उद्देशिका न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी को कोई शक्ति देती है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका सरकार के किसी भी अंग की शक्ति पर अंकुश भी नहीं लगाती। ओके, सो संविधान क्या है, संविधान का मेन काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि संविधान का एक काम यह भी होता है कि वो सरकार के सभी अंगों को शक्ति भी देता है और उन अंगों की शक्ति पर अंकुश भी लगाता है। लेकिन जो उद्देशिका है या प्रियम्बल है वो सरकार के किसी भी अंग की शक्ति पर यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन की पावर पर कोई भी कंट्रोल या अंकुश नहीं लगाता। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप जानते हैं भारत के संविधान के प्रियम्बल में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की किसी भी शक्ति पर अंकुश लगाता हो? तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि नहीं सर, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं उद्देशिका में जो सरकार के किसी भी अंग की शक्ति पर अंकुश लगाता हो। ओके, सो हम क्या कंक्लूजन निकालें, हम क्या निष्कर्ष निकालें? तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है वो ना ही तो सरकार को कोई शक्ति देता है, ना ही सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, यानी कि नीदर इट गिव्स एनी पावर टू द गवर्नमेंट नॉर इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, यानी कि ना वो शक्ति देता है ना वो अंकुश लगाता है। तो इस चीज से भी हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रियम्बल का यानी कि उद्देशिका का वास्तविक प्रयोग बहुत कम है या ना के बराबर है, और प्रियम्बल या उद्देशिका केवल एक सजावटी हिस्सा है, एक अलंकारिक हिस्सा है। अब फ्रेंड्स हम अगली चीज की ओर आगे बढ़ते हैं। सो प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइट एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उद्देशिका संविधान के किसी विशेष प्रावधान को अधिलेखित नहीं कर सकती एवं उद्देशिका संविधान के अधीनस्थ है। तो अब क्या मतलब है इन दोनों लाइंस का कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन को ओवरराइट नहीं कर सकता, यानी कि उद्देशिका संविधान के किसी भी विशेष प्रावधान को अधिलेखित नहीं कर सकती, और दूसरी की उद्देशिका संविधान के अधीनस्थ है। सो फ्रेंड्स इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सो मान के चलिए हमें पता है जो हमारे संविधान की उद्देशिका है यानी कि प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे संविधान में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे प्रावधान हैं यानी कि प्रोविजंस हैं। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान यानी कि प्रोविजन, तो संविधान के किसी प्रावधान और उद्देशिका के किसी प्रावधान में यदि लड़ाई हो जाए, ओके, यदि मतभेद हो जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में और प्रियम्बल के किसी प्रोविजन में यदि मतभेद हो जाए, तो यदि इन दोनों में लड़ाई होती है या मतभेद होता है तो जो संवैधानिक प्रावधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है केवल उसकी ही जीत होगी, और जो प्रियम्बल का प्रावधान है यानी कि उद्देशिका का प्रावधान है उसकी हार होगी। ओके, सो यदि संविधान के प्रावधान और उद्देशिका के प्रावधान के बीच लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली संविधान का प्रावधान जीतेगा और उद्देशिका के प्रावधान हार जाएंगे। ओके, तो इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं चूंकि लड़ाई हुई दोनों के बीच, दोनों में मतभेद पैदा हुआ, किस किस के बीच? संविधान के प्रावधान और उद्देशिका के प्रावधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन और प्रियम्बल के प्रोविजन के बीच में। तो इन दोनों में कौन जीता? इन दोनों में संविधान का प्रावधान जीता। ठीक है, तो किसकी जीत होगी? संविधान के प्रावधान की जीत होगी। तो डेफिनेटली हम इस बात से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है यानी कि संविधान सर्वोच्च है, और जो प्रियम्बल है यानी कि जो उद्देशिका है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट है यानी कि संविधान के अधीन है। ओके, सो संविधान सर्वोच्च है और जो उद्देशिका है वो संविधान के अधीन है। बिल्कुल उसी प्रकार अब हमने देखा कि चूंकि दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीता? डेफिनेटली संविधान का प्रावधान जीता। इसका यह अर्थ है कि उद्देशिका का कोई भी प्रावधान यानी कि प्रियम्बल का कोई भी प्रोविजन
संविधान के किसी भी प्रावधान को अधिलेखित नहीं कर सकता। अधिलेखित नहीं कर सकता यानी कि वो उसको हटा नहीं सकता, उसके डिसीजन से आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। यानी कि वो उसको ओवरराइट नहीं कर सकता, वो उसको हटा के उसकी जगह नहीं ले सकता। यदि दोनों के बीच कभी भी कोई लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? संवैधानिक प्रावधान जीतेगा, और प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका का जो प्रावधान है वो हार जाएगा। तो इस पूरे डिस्कशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो प्रियम्बल है यानी कि जो उद्देशिका है वो संविधान के अधीन है, यानी कि वो संविधान के सबऑर्डिनेट है, और संविधान सर्वोच्च है, संविधान उसका बॉस है। ओके, सो इससे भी हमें कंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो संविधान की उद्देशिका है उसका प्रैक्टिकल यूज यानी कि वास्तविक प्रयोग बहुत कम है या ना के बराबर है। यानी कि संविधान की उद्देशिका सिर्फ एक सजावटी हिस्सा है, सिर्फ एक ऑर्नामेंटल पार्ट है। अब फ्रेंड्स, चूंकि मैंने आपको ये बताया कि प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका एक डेकोरेटिव आइटम है, यानी कि एक सजावटी भाग है, तो अब आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन, एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, क्या ये अनिवार्य है कि किसी भी संविधान के पास उद्देशिका हो ही, यानी कि इज इट कंपल्सरी दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव अ प्रियम्बल? ओके, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सवाल आना चाहिए कि सर, क्या किसी संविधान के पास उद्देशिका का होना अनिवार्य है, कि किसी भी संविधान को उद्देशिका को रखना ही पड़ेगा? इज इट कंपल्सरी फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ प्रियम्बल? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान के लिए जो उद्देशिका है उसका होना प्रथागत है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इट इज कस्टमरी बट नॉट कंपल्सरी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ प्रियम्बल। यानी कि किसी भी संविधान के पास जो प्रियम्बल होता है यानी कि उद्देशिका होती है, उसका होना एक प्रथागत चीज है, वो कोई अनिवार्य चीज नहीं है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि किसी भी संविधान के पास जो उद्देशिका होती है ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है, यानी कि एक परंपरा है, एक प्रथा है, यानी कि एक कस्टम है। तो ये कस्टम किसने शुरू किया था, ये परंपरा किसने शुरू की थी? तो इस परंपरा की शुरुआत यूएसए ने की थी। जो अमेरिका का संविधान है या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसा पहला संविधान था जिसमें उद्देशिका थी, यानी कि जिसमें प्रियम्बल था। ओके, यूएसए का संविधान यानी कि अमेरिका का संविधान ऐसा पहला संविधान था जिसमें एक उद्देशिका या प्रियम्बल था, और उसके बाद से एक प्रथा बन गई, यानी कि एक परंपरा बन गई कि अब संविधान के पास एक उद्देशिका होगी। लेकिन ये अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है, ये सिर्फ एक परंपरा है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अलिखित संविधान, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान, तो उन संविधानों के पास कोई उद्देशिका नहीं होती है, तो उनके पास प्रियम्बल नहीं होगा। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि लिखित संविधान है, उनमें ये चीज ऑप्शनल होती है, यानी कि वैकल्पिक होती है, कि यदि आप चाहो तो आप संविधान में उद्देशिका रखो, और यदि आप नहीं चाहो तो संविधान में उद्देशिका मत रखो। तो ये चीज़ टोटली ऑप्शनल है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि अमेरिका का संविधान है तो वो एक लिखित संविधान है, तो उसके पास उद्देशिका है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके पास प्रियम्बल है। लेकिन फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, तो याद कीजिए मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ाया था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था वो भी एक टाइप का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि वो एक छोटा संविधान था। मैंने आपको इस बात को उस वक्त भी बताया था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो भी एक लिखित संविधान था, लेकिन उसके पास कोई उद्देशिका नहीं थी, यानी कि उसके पास कोई प्रियम्बल नहीं था। ओके, अब फ्रेंड्स, हम अपने प्रियम्बल के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। प्रियम्बल इज रिगार्डेड एज इंट्रोडक्शन और प्रिल्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सवाल उठता है कि वास्तव में उद्देशिका है क्या, वास्तव में प्रियम्बल है क्या? फ्रेंड्स, उद्देशिका या प्रियम्बल संविधान का परिचय है। ओके, जो उद्देशिका है या जो प्रियम्बल है वो वास्तव में क्या होता है? वो संविधान का परिचय होता है। तो अब क्या मतलब है इस बात का कि उद्देशिका संविधान का परिचय होता है या फिर इंट्रोडक्शन या प्रिल्यूड होता है? तो इस बात का ये मतलब है कि इट गिव्स अ समरी और एसेंस ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उद्देशिका
पूरे संविधान का सारांश या सार होता है। तो फ्रेंड्स, यदि मान के चलिए आप पूरे संविधान को पढ़ना नहीं चाहते, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, और आप संविधान की समरी पढ़ना चाहते हैं, आप संविधान का सारांश पढ़ना चाहते हैं, सार पढ़ना चाहते हैं कि पूरे संविधान का सार क्या है, पूरे संविधान की समरी क्या है, तो आप संविधान के प्रियम्बल को पढ़ लें, आप संविधान की उद्देशिका को पढ़ लें। तो जो संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल है वो पूरे संविधान का सारांश होता है। पूरे संविधान का सार किसमें है? उद्देशिका में है। ओके, अब फ्रेंड्स उसके बाद इट डिक्लेयर्स द बेसिक वैल्यूज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, यानी कि यह उन बुनियादी मूल्यों की घोषणा करता है जिन पर संविधान आधारित है। तो अब इस बात का क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ उसकी बेसिक चीज़ें हैं। जो भारत देश है हमारा, भारत का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत का एक बुनियादी ढांचा है। जैसे कि जो भारत है वो कैसा देश है? वो एक सोवरेन देश है, यानी कि संप्रभु देश है। भारत एक सेक्युलर देश है, यानी कि भारत कैसा देश है? एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत एक सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी देश है। भारत एक डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, यानी कि रिपब्लिक है। भारत की सरकार भारत के लोगों को न्याय देती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज जस्टिस टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों को समानता मिली हुई है। तो ये भारतीय संविधान का या पूरे भारत का एक बेसिक ढांचा है, यानी कि एक आधारभूत ढांचा है। तो ये जो आधारभूत मूल्य हैं, ये जो बुनियादी मूल्य हैं, ये कहाँ दिए हुए हैं? ये संविधान की उद्देशिका में दिए हुए हैं। जब मैं आपको अभी संविधान की उद्देशिका दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो मूल्य हैं या वैल्यूज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिए हुए हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, वो संविधान की उद्देशिका के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, preamble contains the key to unravel the minds of the constitution makers. It tells us the intentions that they had regarding various provisions of the constitution. यानी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था या किन उच्चादर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बैरूबरी केस में कही थी। तो इस बात का मतलब है क्या? इस बात का मतलब ये है कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें कुछ मेंबर्स थे, उसमें कुछ सदस्य थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वे ही कौन थे? संविधान निर्माता थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने संविधान को बनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि आप संविधान निर्माताओं के मन को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे यानी कि संविधान निर्माता थे, उनके मन में क्या था, उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा था, उनके क्या विचार थे। ओके, यानी कि आप यदि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानना चाहते हैं, यदि आप उनके मन को जानना चाहते हैं, ओके, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो संविधान में कुछ प्रावधानों को इंक्लूड किया वो क्या सोच के किया, उन्होंने संविधान में कुछ प्रावधानों को इंक्लूड नहीं किया तो क्या सोच के किया। जैसे कि हमारे भारत में हम सभी को धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है। ओके, भारत में हम सभी को धर्म की स्वतंत्रता है कि हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम लोगों को मिला है या धर्म की स्वतंत्रता हमको मिली है एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में, तो ये बात संविधान में किसने डाली? डेफिनेटली संविधान निर्माताओं ने डाली। तो उन्होंने क्या सोचकर इस बात को डाला, उनके माइंड में क्या था? वो क्या चाहते थे? वो भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश बनाना चाहते थे, यानी कि एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे। ओके, उन्होंने हमको धर्म की स्वतंत्रता क्यों दी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों दिया? क्योंकि वो भारत को एक पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश बनाना चाहते थे। अब ये बात कहाँ लिखी है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष या सेकुलर देश होगा? ये बात भारत के प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका में लिखी है। ओके, यदि आप संविधान निर्माताओं के विचारों को जानना चाहते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा था जब वे संविधान बनाना चाहते थे, उनके क्या विचार थे, संविधान के जो अलग अलग प्रावधान हैं उनको लेकर उनके क्या इंटेंशंस थे,
वो भारत में किन उच्चादर्शों की स्थापना करना चाहते थे, तो आप भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़िए, तो उसमें आपको संविधान निर्माताओं के विचारों के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, सो संविधान निर्माता जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उनके विचार कहाँ रिफ्लेक्टेड हैं? उनके विचार संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्टेड है। उसके बाद फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि इफ देयर इज एन एम्बिग्युइटी regarding particular article or articles of the constitution, then the interpretation of the article will be made which matches with the preamble। यानी कि यदि संविधान के किसी विशेष प्रावधान या प्रावधानों के बारे में अस्पष्टता है, तो प्रावधान की वह व्याख्या की जाएगी जो उद्देशिका के साथ मेल खाती हो। सो अब इस बात का क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, और इन प्रावधानों को वहां पर किसने डाला? संविधान निर्माताओं ने। तो फ्रेंड्स, यदि भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में यदि कोई कंफ्यूजन हो जाता है, यानी कि संविधान का जो प्रावधान है उसमें कोई अस्पष्टता आ जाती है, यानी कि जो सरकार है वो उसके अर्थ को समझने में असमर्थ हो जाती है कि वास्तव में ये प्रावधान कहना क्या चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ऐसी स्थिति में उस प्रावधान का वो अर्थ निकाला जाएगा, वो मीनिंग निकाला जाएगा जो उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल के साथ मैच हो। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल कुंजी है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की। तो जो मीनिंग, जो अर्थ उद्देशिका के साथ मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब है संविधान निर्माता वास्तव में इस प्रावधान के थ्रू ये कहना चाहते थे। ओके, अब फ्रेंड्स, एन.ए. पालखीवाला, तो एन.ए. पालखीवाला कौन थे? एन.ए. पालखीवाला एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की फील्ड में एक एक्सपर्ट हैं। ओके, तो वो संविधान की फील्ड में एक विशेषज्ञ हैं। तो एन.ए. पालखीवाला ने क्या कहा कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उद्देशिका संविधान का पहचान पत्र है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो आप क्या करोगे? आप उसका आइडेंटिटी कार्ड देखोगे, पहचान पत्र देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, भारत के लोगों का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? उनका आधार कार्ड। तो यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसका आधार कार्ड लीजिए, आप उसको देख के बता पाएंगे कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका एड्रेस क्या है, आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। ओके, बिल्कुल उसी प्रकार जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है वो संविधान का पहचान पत्र है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है। तो यदि आप किसी भी संविधान के बारे में जानना चाहते हैं और उसके पास उसकी एक उद्देशिका है, यानी कि उसके पास एक प्रियम्बल है, तो आप उस संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए, यानी कि उद्देशिका को पढ़िए। तो आप उस उद्देशिका को पढ़ के इस बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि उस संविधान की प्रकृति क्या होगी, या शॉर्ट में उस संविधान का इंट्रोडक्शन क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रियम्बल का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि उद्देशिका का अर्थ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सो आइए अब हम एक नज़र डालते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका पर, यानी कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, और राइट हैंड साइड में हिंदी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। तो मैं एक एक करके दोनों को आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ओके, तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, उसके बाद मैं हिंदी में भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ूंगा। तो आप इसको ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ पढ़ें। ओके, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब मैं संविधान की उद्देशिका को हिंदी में पढ़ूंगा। सो जो लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ साथ इसको पढ़ने की कोशिश करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस संविधान की उद्देशिका को पढ़ के यानी कि प्रियम्बल को पढ़ के आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अभी आपने प्रियम्बल को पढ़ा, उद्देशिका को पढ़ा, तो आप इस उद्देशिका या प्रियम्बल को पढ़कर क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, वो क्या इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी हमें देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो हमें इस बात की जानकारी देता है कि भारतीय संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है। हु इज द पावर ऑफ द हु इज द सोर्स ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी कि भारतीय संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है, भारतीय संविधान को उसकी सारी शक्तियां किसने दी हैं, या फिर भारतीय संविधान को किसने बनाया। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए आप संविधान की पहली, मतलब संविधान के प्रियम्बल की, भारतीय संविधान की उद्देशिका की पहली एवं अंतिम पंक्ति पढ़ें। तो इंग्लिश में है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी मीडियम में पढ़ें, हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का हम भारत के लोग, यानी कि भारत की पूरी जनता, भारत की जितनी भी जनसंख्या है, भारत में जो जो लोग निवास कर रहे हैं, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस संविधान को अंगीकृत किया है, उन्होंने इस संविधान को अडॉप्ट किया है, उन्होंने इसे अधिनियमित किया है, यानी कि उन्होंने इसे एनेक्ट किया है, और आत्मार्पित किया है, यानी कि स्वयं को दिया है, गिव टू अवर सेल्व्स। ओके, सो इसका मतलब ये है शॉर्ट में कि भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया। और चूंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, यानी कि भारत एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में किसका शासन होता है? लोगों का शासन होता है। कौन संप्रभु होता है? सोवरेन कौन होता है? लोग सोवरेन होते हैं। यानी कि सोवरेन कौन था? लोग थे, और लोगों ने सारी की सारी शक्तियां किसको दे दी? संविधान को दे दी। यानी कि संविधान जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया। संविधान देश की सर्वोच्च विधि बन गई। क्यों? क्योंकि संविधान को भारत की पूरी जनता ने बनाया है। ओके, अब फ्रेंड्स, और हम इससे क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो संविधान की जो उद्देशिका है वो हमें इस बात की जानकारी देती है कि संविधान को किस दिन अधिनियमित किया गया, यानी कि कब इसको एनेक्ट किया गया। तो आप पढ़ सकते हैं कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, उस मतलब हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था, यानी कि एनेक्ट किया गया था। और इस दिन को हम विधि दिवस या लीगल डे के रूप में भी मनाते हैं। अब फ्रेंड्स, और क्या जानकारी हम प्रियम्बल से ले सकते हैं? तो इसके अलावा प्रियम्बल में लोगों की एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की आशाएं। क्योंकि भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था, और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सब लोगों ने कुछ ना कुछ योगदान दिया था। तो हर किसी की एक स्वतंत्र भारत से अपनी आशाएं थीं, एक एस्पिरेशंस थी कि स्वतंत्र भारत हमें ये सब चीज़ें देगा, हम भारत के नागरिक हैं, तो जो स्वतंत्र भारत है वो हमें ये सब देगा। तो जो संविधान की उद्देशिका है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसमें लोगों की आशाएं हैं, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, कि लोग भारत से क्या चाहते थे। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें लोगों की आशाएं कौन कौन सी हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि लोग एक न्यायपूर्ण समाज चाहते थे। ओके, लोग एक समतामूलक समाज चाहते थे जहां पर समानता हो, लोग स्वतंत्रता चाहते थे, लोग लिबर्टी चाहते थे। ओके, और उसके अलावा लोग भाईचारा चाहते थे, बंधुता चाहते थे और फ्रेटर्निटी चाहते थे। तो अब यदि भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता
और बंधुता देनी थी, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी ऑफ फ्रेटर्निटी देनी थी, तो इसके लिए हमें किस प्रकार के देश की जरूरत थी, यानी कि देश का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, देश के आइडियल्स कैसे होने चाहिए थे। तो हमें एक किस प्रकार के देश की जरूरत थी जो भारत के नागरिकों को न्याय दे सके, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता दे सके, समता दे सके और क्या दे सके, और भाईचारा दे सके। तो ये सब चीजें देने के लिए हमें एक इस प्रकार के देश की आवश्यकता थी जो प्रभुत्व संपन्न हो, यानी कि सोवरेन हो, संप्रभु हो, एक ऐसा देश जो समाजवादी हो, जो सोशलिस्ट हो, एक ऐसा देश जो सेक्युलर हो, यानी कि पंथ निरपेक्ष हो, एक ऐसा देश जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। तो ये सब क्या है, ये सब देश की आइडियल्स हैं, यानी कि ये सब देश के आदर्श हैं। इन आदर्शों पर हमारे देश की नींव रखी गई थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, यानी कि इंडिया विल बी सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सो प्रियम्बल से हमें लोगों की आशाएं यानी कि एस्पिरेशंस ऑफ पीपल भी जानने को मिलती हैं, और आइडियल्स ऑफ द कंट्री, यानी कि किन आदर्शों पर, किन मूल आदर्शों पर देश की स्थापना हुई, हमारे देश का जो बेसिक नेचर है वो क्या है, इस बात को जानने की इस बात की जानकारी मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब लोगों की क्या आशाएं थी, यानी कि व्हाट वर द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, और सरकार के आइडियल्स क्या हैं, भारत के आइडियल्स क्या हैं, व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एस्पिरेशंस ऑफ पीपल के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, यानी कि लोगों की आकांक्षाएं या लोगों की आशाएं। सो लोगों की सबसे पहली आकांक्षा या सबसे पहली एस्पिरेशन ये थी कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो न्याय पर निर्भर हो, जिसमें जस्टिस हो। तो लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ की डिमांड की, जस्टिस की, यानी कि न्याय की। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस देता है। कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस यानी कि एक संपूर्ण न्याय वाली व्यवस्था। तो भारतीय नागरिकों को पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय, और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि राजनीतिक जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय होता क्या है। सो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि एवरीबडी कैन वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि हर कोई मतदान कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, इस बात का ये मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, तो राजनीति का मतलब क्या होता है या पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू स्टेट। मैंने आपको बताया था राजनीति का मतलब क्या होता है कि कुछ जो राज्य से संबंधित हो, समथिंग रिलेटेड टू स्टेट। ओके, और सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्टेट की कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है, यानी कि सरकार जो है वो राज्य की अभिव्यक्ति है, राज्य की वास्तविक अभिव्यक्ति है, कंक्रीट मूर्त रूप है। ठीक है, तो सरकार क्या है, सरकार राज्य का मूर्त रूप है, यानी कि गवर्नमेंट इज द कंक्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट। ओके, सो गवर्नमेंट को कैसे चुना जाएगा, ये भी तो राजनीति है। सरकार कैसे बनेगी, ये भी तो राजनीति है। ओके, सो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि भारत के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार होगा। एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया विल हैव द राइट टू वोट। ओके, और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी कि आपको बस 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि देश में जितने भी नागरिक हैं जो कम से कम 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, उन सभी को मत देने का अधिकार होगा। दे ऑल विल हैव द राइट टू वोट। अब फ्रेंड, सवाल ये उठता है कि मत देने के अधिकार से क्या हो जाता है। तो भारत में सरकार कैसे चुनी जाती है, सरकार चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। तो मत देने का अधिकार का मतलब ये होता है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी सरकार स्वयं चुन सकते हैं। आप ये डिसाइड करेंगे, भारत के लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। यानी कि आप अपने जो गवर्नमेंट है, अपनी सरकार है, आप स्वयं चुन रहे हैं। ओके, सो जो राइट टू वोट है या मत देने का अधिकार है, वो किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि राइट टू वोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल या राजनीतिक अधिकार है। राइट टू वोट आपको ये पावर देता है, ये शक्ति देता है कि आप चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा, आप चुन सकते हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ओके, सो भारत में हर एक नागरिक को राइट टू वोट है, यानी कि भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष या उससे ऊपर का हो वो मत दे सकता है, वो अपनी सरकार स्वयं चुन सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स,
भारत के सभी नागरिक जो हैं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। ओके, तो यदि मान के चलो, एक पहला तो क्या हो गया, पहला हो गया मत देने का अधिकार यानी कि राइट टू वोट। तो राइट टू वोट को यूज करके यानी कि मताधिकार को यूज करके आप अपनी सरकार स्वयं चुन सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अब आपके मन में आया कि नहीं, कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, मैं स्वयं सरकार में जाऊंगा, मैं स्वयं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं स्वयं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप भी सरकार बना सकते हैं। और इसके लिए भारत का संविधान आपको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। तो भारत का हर नागरिक चुनाव लड़ सकता है और यदि वो चुनाव में जीतता है तो वो भी सरकार का हिस्सा बन जाता है। ओके, यानी कि आप चाहें तो आप स्वयं भी सरकार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम जो एज है यानी कि न्यूनतम जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। ओके, और इसके अलावा भी कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, मतलब कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। ओके, तो जैसे यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम 25 वर्ष का होना होगा और उसके अलावा कुछ और शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी, और यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप फिर चुनाव लड़ सकते हैं। ओके, अब ये शर्तें क्या है इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, यानी कि भारत के हर नागरिक के पास भारत के हर नागरिक के पास वोट देने का अधिकार है, यानी कि आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, और आपके पास चुनाव लड़ने का अधिकार है, यानी कि यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी सरकार बन सकते हैं। तो यह है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी कि हर किसी को सरकार चुनने का अधिकार हो, हर किसी को स्वयं भी सरकार बनने का अधिकार हो। अब फ्रेंड्स, इसके बाद राजनीतिक न्याय का दूसरा मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में भारत के हर नागरिक के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपके जो भी विचार हैं, आप उन विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, आप उन विचारों को बोल सकें, आप जनता में जाके अपनी बात को रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सरकार की पॉलिसीज से खुश नहीं हैं, यदि आप सरकार की जो काम है उनसे खुश नहीं हैं, यदि आपको लगता है कि सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, तो आप जाकर अपने इन विचारों को जनता को बता सकते हैं। ओके, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी राजनीतिक न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों? क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। ओके, सो मान के चलिए आप सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं, तो आप किस प्रकार से सरकार का विरोध करेंगे? डेफिनेटली आप सरकार के खिलाफ बोलकर, लोगों को सरकार के खिलाफ जागरूक करके सरकार का विरोध करेंगे, और इसके लिए आपको अपनी वाक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि स्पीच का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके थ्रू आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो ये भी राजनीतिक न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय क्या होता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मीनिंग होता है एवरीबडी कैन अर्न मनी एंड एवरीबडी कैन डू हिज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि हर कोई पैसा कमा सकता है और हर कोई अपना आर्थिक विकास कर सकता है। तो यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा कि आप भारत में पैसा कमाएं। भारत की सरकार भी आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती है। आप जितना चाहें उतना पैसा कमाएं और आप अपना आर्थिक विकास करें। ओके, जैसे कि आप जो चाहें आप वो व्यापार कर सकते हैं। ओके, आप जो चाहें वो नौकरी कर सकते हैं। तो कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप व्यापार करो या नौकरी, आप व्यापार मत करो या नौकरी मत करो। आपको जो बिजनेस करना है आप वो बिजनेस करो, आपको जो जॉब करनी है आप वो जॉब करो। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? व्हेन एवरी कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी इज इक्वल, यानी कि जब समाज का प्रत्येक समुदाय समान हो। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि भले ही आप अपर कास्ट हों या लोअर कास्ट हो, यानी कि भले ही आप ऊंची जाति से हों या नीची जाति से हों, भले ही आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से हों, भले ही आप अमीर हों, भले ही आप गरीब हों, लेकिन आपका जो सामाजिक परिस्थिति है, आपका जो सोशल स्टेटस है वो बराबर होगा। कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता।
ओके, आपका जो सोशल स्टेटस है, आपकी जो सामाजिक स्थिति है, कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। यदि आप किसी नीची जाति से बिलोंग करते हो तो भी कोई भी इंसान आपके खिलाफ, इवन सरकार भी आपके खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती। तो जो सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा एक अपर कास्ट हिंदू की है, यानी कि ऊंची जाति के हिंदू की है, वही सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा एक नीची जाति वाले की भी है। ओके, अब इसके लिए हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 7, तो आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पर्शता का उन्मूलन। ओके, तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का ये मतलब है कि आप किसी को भी अनटचेबल घोषित नहीं कर सकते हो, आप किसी के साथ भी अस्पर्श वाला व्यवहार नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे कि यदि कोई, मान के चलिए कोई ऐसे समुदाय से संबंध रखता है जिसके साथ यदि आप अस्पर्शता का व्यवहार कर रहे हैं, आप उसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक अपराध है, ये एक क्राइम है। तो यदि वो व्यक्ति आपके खिलाफ जाके पुलिस में कंप्लेन करता है या न्यायालय में केस दर्ज करता है तो आपको इसके लिए सजा हो जाएगी। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है या अस्पर्शता है, इसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। देश में कोई भी अस्पर्शता वाला माहौल नहीं फैला सकता, देश में कोई भी किसी के साथ अस्पर्शता वाला व्यवहार नहीं कर सकता। आपको यदि कोई अस्पर्श कहता है, यदि ऐसा कुछ करता है जिससे आपको लगे कि ये मुझको अछूत मान रहा है, तो आप उसके खिलाफ जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, आप न्यायालय में उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, और जो व्यक्ति जो आपके साथ अस्पर्शता वाला व्यवहार कर रहा है उसको इसके लिए सजा होगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 14, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, भारत का हर नागरिक विधि की नज़रों में समान है, यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, हर कोई विधि की नज़रों में समान है। अब भले ही वो कितना अमीर हो, भले ही वो गरीब हो, भले ही वो ऊंची जाति से हो, भले ही वो नीची जाति से हो, भले ही वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, लेकिन विधि की नज़रों में हर कोई समान है। ओके, यानी कि हम सभी के पास समानता का अधिकार है, हम सभी बराबर हैं, हम सभी इक्वल हैं। उसके बाद है आर्टिकल 15 में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव के खिलाफ अधिकार। तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का ये मतलब है कि आपके खिलाफ, आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लड़की हो तो आपको कोई भी मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता है। और इस बात को लेकर एक बहुत फेमस केस भी हुआ था, सबरीमाला मंदिर वाला, कि जहाँ पर औरतों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मंदिर में जाने से किसी भी औरत को सिर्फ इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि वो एक औरत है। ओके, और भी थी इस डिसीजंस में चीज़ें, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के खिलाफ अधिकार का क्या मतलब है कि आपके खिलाफ देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश का कोई भी नागरिक, कोई भी आदमी, औरत या इवन सरकार भी आपके खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि आपको मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता, आपको किसी भी पार्क में जाने से नहीं रोका जा सकता, आपको किसी भी घाट, टैंक, रोड में जाने से नहीं रोका जा सकता, आपको सिनेमा हॉल में जाने से नहीं रोका जा सकता। ओके, यानी कि आपके साथ एक प्रकार से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 जो है एक बहुत बड़ा राइट है। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको आर्टिकल 15 बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप बस इतना समझें कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के खिलाफ अधिकार का मतलब यह है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये आर्टिकल क्या करता है? ये आर्टिकल सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी ऐसे समुदाय से हैं जिसमें समाज को जिसको समाज नीचा समझता है, और यदि आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं और आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के खिलाफ जो अधिकार है वो क्या करता है? वो एक समतामूलक समाज की, एक इक्वल सोसाइटी की स्थापना करता है। ओके, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें सामाजिक जस्टिस या सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय देता है। ओके, अब फ्रेंड्स, लोगों की अगली एस्पिरेशन क्या थी? तो लोगों की अगली आशा थी इक्वलिटी, यानी कि समानता। और कैसी समानता? तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोमिसेस द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि भारतीय संविधान अवसर की समानता के साथ साथ प्रतिष्ठा की समानता का भी वादा करता है। तो अब अवसर की समानता से क्या मतलब है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी?
तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर की समानता से मतलब है जैसे कि सेम अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन गवर्नमेंट जॉब बिजनेस, यानी कि जैसे कि भारत के हर नागरिक को सरकारी नौकरी में व्यवसाय करने में समान अवसर प्राप्त होगा। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या अवसर की समानता का मतलब है कि हर किसी को देश में समान अवसर दिए जाएंगे, आपको अपना विकास करने की, अपना डेवलपमेंट करने की सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि हर किसी के पास किसी भी सरकारी नौकरी करने का समान अवसर होगा, हर किसी के पास किसी भी व्यवसाय को करने का समान अवसर होगा। जैसे कि मिस्टर अंबानी हैं, वो भले ही देश के कितने भी अमीर आदमी हों, ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको भी इस बात के लिए परमिशन है कि आप भी बिजनेस कर सकते हैं। तो उनके पास यदि बिजनेस करने का अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो आपके पास भी बिजनेस करने का अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। देश में कोई भी आपको बिजनेस करने से नहीं रोकेगा। जो अपॉर्चुनिटी देश उनको दे रहा है, जो अवसर देश उनको दे रहा है, वो अवसर आपको भी देगा। आप भी बिजनेस कर सकते हैं, आप भी देश के नंबर 1 अमीर आदमी बन सकते हैं। ओके, सो अवसर की समानता मतलब हर किसी को समान अवसर प्राप्त होगा। ओके, जैसे कि देश का हर नागरिक व्यवसाय यानी कि बिजनेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी नौकरी का हम एग्जाम्पल मैं लेके आपको इस बात को और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जब फॉर एग्जाम्पल जब आईएएस की वैकेंसी निकलेगी, तो जब आईएएस के फॉर्म्स निकलेंगे, तो देश का हर नागरिक जो कम से कम 21 साल का हो और जिसके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, वो सभी लोग आईएएस के लिए फॉर्म भर पाएंगे, वो सभी लोग आईएएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब वो बनते हैं नहीं बनते हैं, ये उनकी काबिलियत पर डिपेंड है, लेकिन सरकार आपको समान अवसर दे रही है कि देश के जितने भी लोग हैं जो एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे कि यदि आप कम से कम 21 वर्ष के हों, आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री हो, तो यदि आप केवल कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो आप भी आईएएस बन सकते हैं, आप भी आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं, आप भी एग्जाम लिख सकते हैं। यानी कि देश में यदि कोई सरकारी नौकरी निकल रही है तो उसके लिए देश का हर नागरिक फॉर्म भर सकता है। तो इसे कहते हैं अवसर की समानता। आप किस कम्युनिटी से हैं, किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, आपके पास पैसा है या नहीं, आप अमीर हैं या गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपको समान अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। ओके, उसके बाद आती है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि प्रतिष्ठा की समानता। तो प्रतिष्ठा की समानता या इक्वलिटी ऑफ स्टेटस 2 टाइप का होता है, इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस, यानी कि आर्थिक प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिष्ठा। तो इकोनॉमिक स्टेटस से मतलब होता है सेम सैलरी फॉर सेम वर्क, यानी कि आर्थिक प्रतिष्ठा से अर्थ होता है समान काम के लिए समान वेतन। अब फ्रेंड्स, इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक प्रतिष्ठा की समानता से ये मतलब नहीं है कि जो देश का सबसे अमीर आदमी है उसके पास भी उतना ही पैसा होगा जितना पैसा आपके पास होगा, या फिर उसका भी वही आर्थिक स्टेटस होगा जो आपका होगा। इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हो सकता है आपके पास इतना अधिक पैसा ना हो। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो समान काम के लिए आपको समान वेतन मिलेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम सैलरी फॉर सेम वर्क, यानी कि यदि आप कोई समान काम कर रहे हैं तो आपको समान वेतन मिलेगा। अब आप महिला हो, पुरुष हो, ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, इस बात का इससे कोई संबंध नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट की फैक्ट्री है, तो उस बिस्किट की फैक्ट्री में एक महिला काम कर रही है और एक पुरुष भी काम कर रहा है। तो अब जो फैक्ट्री का ओनर है वो ये नहीं कर सकता कि महिला को कम वेतन दे और पुरुष को ज़्यादा दे। ओके, यदि सेम बिस्किटरी फैक्ट्री में एक अपर कास्ट हिंदू यानी कि ऊंची जाति वाला और एक नीची जाति वाला काम कर रहा है, तो जो वेतन ऊंची जाति वाले को मिलेगा वो वेतन नीची जाति वाले को भी मिलेगा। तो इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक प्रतिष्ठा की समानता से मतलब इस बात का है कि यदि आप सेम काम कर रहे हैं, यदि आप समान काम कर रहे हैं तो आपको समान वेतन मिलेगा। अब आता है इक्वलिटी ऑफ सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा की समानता। तो क्या मतलब है सामाजिक प्रतिष्ठा की समानता का? तो इस बात का ये मतलब है व्हेन सोशल स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज सेम रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट और रिलीजन, यानी कि जब देश के प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान हो। अब क्या मतलब है इस बात का? सपोज मान के चलिए एक इंसान है जो कि ऊंची जाति से संबंध रखता है और एक इंसान है जो नीची जाति से है। तो अब भले ही आप ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, भले ही आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो,
भले ही आप देश के सबसे अमीर आदमी हो और एक तरफ देश का एक भिखारी हो, इन सभी का जो सामाजिक स्टेटस है, यानी कि इन सभी का जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो समान होगी। ओके, तो भले ही आप एक ऊंची जाति से हों और भले ही आप एक नीची जाति से हों, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नीची जाति वाला छोटा है और ऊंची जाति वाला बड़ा है। नीची जाति वाले का भी वही सामाजिक प्रतिष्ठा होगी जो ऊंची जाति वाले की होगी। ओके, सो सबका जो सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो समान होगी। कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। तो जितनी सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि सोशल स्टेटस एक अमीर आदमी का होगा, उतना ही सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा एक गरीब आदमी की होगी। ओके, सो सोशल स्टेटस से सामाजिक प्रतिष्ठा से क्या मतलब है कि देश में जितने भी समुदाय हैं, ओके, देश में जितने भी व्यक्ति हैं, जो हमारे देश में रह रहा है, उन सभी की सामाजिक स्थिति समान हो। उसके बाद फ्रेंड्स, लोगों की अगली जो एस्पिरेशन थी यानी कि आशा थी, आकांक्षा थी, वो थी स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। अब लिबर्टी या स्वतंत्रता से क्या मतलब होता है, तो लिबर्टी का सबसे पहला मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी स्वतंत्रता का पहला मीनिंग होता है व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाह रहा है तो उसके ऊपर जबरदस्ती के प्रतिबंध ना लगाए जाएं। जैसे यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके पास बोलने की स्वतंत्रता हो। यदि आप देश में कहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता हो। आप जिसके साथ विवाह करना चाहते हैं आपके पास उसके साथ विवाह करने की स्वतंत्रता हो। आप जिसके साथ मित्रता करना चाहते हैं आपके पास उसके साथ मित्रता करने की स्वतंत्रता हो। आप देश में जहाँ जाके बसना चाहते हैं आप वहाँ बस सकें। आप जो व्यापार करना चाहते हैं आप वो व्यापार कर सकें। आप जो नौकरी करना चाहते हैं आप वो नौकरी कर सकें। यानी कि देश के जो नागरिक हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उन पर ज़बरदस्ती का अंकुश ना लगाया जाए। वो जो करना चाहते हैं उनको वो करने दिया जाए, यानी कि वो स्वतंत्र हैं। उसके बाद इसका दूसरा मीनिंग है, और ये जो दूसरा मीनिंग है वो पहली मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा मीनिंग है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी एंटिटी ओवर अदर इंडिविजुअल और एंटिटी। यानी कि सरकार या किसी भी संस्था या व्यक्ति के पास स्वेच्छाचारी शक्तियों का ना होना। यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं, भले ही वो कोई इंसान हो, भले ही वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, संस्था हो, भले ही वो भारत सरकार क्यों ना हो, किसी के भी पास आर्बिट्रेरी पावर्स यानी कि स्वेच्छाचारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। स्वेच्छाचारी शक्ति मतलब आपके जो मन में आए आप वो करें, भले ही वो गलत हो भले ही वो सही हो। तो किसी के पास भी स्वेच्छाचारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए और किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे। यानी कि he exploits the liberty of anyone else। ओके, तो किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो किसी और की स्वतंत्रता का हनन करे और वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। तो इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि यू हैव द राइट टू लिबर्टी। तो इस बात का ये मीनिंग है आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो लेकिन इस बात का ये मीनिंग नहीं है कि आप जाएं और आप अपने पड़ोसी के सिर में पत्थर फेंक के मारें और उसको चोट लग जाए। यानी कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपकी जो स्वतंत्रता है वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। आपके पास स्वतंत्रता है, आप जो चाहते हैं वो करें, लेकिन आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राइट टू लिबर्टी का, स्वतंत्रता के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आप जाके किसी के भी सिर में पत्थर मारें, तो फिर इसके लिए आपको सजा मिलेगी, इसके लिए कानून आपको पनिश करेगा। इसके बाद लोगों की अगली जो आकांक्षा है या एस्पिरेशन है वो है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड दैट मस्ट प्रिवेल अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि भाईचारे की भावना जो भारत के सभी लोगों के बीच प्रबल होनी चाहिए। तो क्या मतलब है भाईचारे और ब्रदरहुड का? इस बात का ये मतलब है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी लिंग के हों, आप किसी भी स्थान के हों, भले ही आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, ऊंची जाति से हों, नीची जाति से हों, आप मध्य प्रदेश से हों, तमिलनाडु से हों, केरला से हों, दिल्ली से हों, जम्मू कश्मीर से हों, ओके, भारत का हर व्यक्ति आपस में भाई है। भारत का हर व्यक्ति एक दूसरे का भाई है।
ओके तो जैसे कि हिंदी में एक फेमस लाइन भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल दे आर ब्रदर्स। ओके इसका मतलब ये है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको भाइयों की तरह रहना चाहिए। आपको इस बात पर नहीं लड़ना चाहिए कि हम इस इलाके से हैं आप उस इलाके से हो, हम नॉर्थ से हैं आप साउथ से हो। हमें इस बात पर नहीं लड़ना चाहिए कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं ईसाई हैं। हमें इस बात पर नहीं लड़ना चाहिए कि हमें इंग्लिश आती है आपको इंग्लिश नहीं आती है। हमें इस बात पर नहीं लड़ना चाहिए कि आप कोई और भाषा बोलते हैं हम कोई और भाषा बोलते हैं, आपका कल्चर अलग है हमारा कल्चर अलग है। ओके हमें सिर्फ एक बात मन में याद रखनी चाहिए कि हम सब भारत के नागरिक हैं और जो जो भारत का नागरिक है वो सब आपस में भाई है। तो हम सभी भारत के नागरिकों को भाइयों की तरह रहना है और इसी का मतलब होता है बंधुता की भावना, भाईचारे की भावना या फ्रेटर्निटी। अब फ्रेंड्स इट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो भाईचारे की भावना है ये बंधुता की भावना है भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि मान के चलिए यदि हम सब भाइयों की तरह नहीं रहेंगे, यदि हम लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे, यदि हम लोग जाति के नाम पे लड़ेंगे, भाषा के नाम पे लड़ेंगे, ऊंच नीच के नाम पे लड़ेंगे, तो क्या होगा कि जो शोषित जाति होगी, दो ही वर्ग हो सकते हैं, एक वो जो शोषण करे और एक वो जिसका शोषण किया जाए। तो जिसका शोषण किया जाएगा फिर वो अपने आप को देश से अलग समझने लगेगा और फिर क्या होगा उसमें अलगाववाद की फीलिंग आएगी और फिर वो ये चाहेगा कि उसको देश से स्वतंत्रता मिल जाए। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम सभी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हम सबको भाइयों की तरह रहना चाहिए। आप भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, आप अमीर हो, गरीब हो, आप कुछ भी हो, आपको बस एक बात याद रखनी है कि हम सब भारत के नागरिक हैं। और जब आप इस बात को याद रखेंगे तो हम सब आपस में नहीं लड़ेंगे, हम सब भाइयों की तरह रहेंगे। और जब हर कोई भाई की तरह रहेगा, हर कोई भाई भाई बन के रहेगा, तो लड़ाई क्यों होगी, है ना लड़ाई होगी और क्यों किसी के मन में अलगाववाद की भावना आएगी, यानी क्यों किसी के मन में सेसेशनिज्म की फीलिंग आएगी, कोई क्यों भारत से अलग होना चाहेगा। ओके यानी कि यदि आप ये चाहते हैं कि भारत अनंत काल तक, इन्फिनिटी टाइम तक अखंड बना रहे, यानी कि इंटीग्रेटेड बना रहे, भारत में हमेशा एकता रहे, यूनिटी रहे, यानी कि यदि आप भारत की अखंडता को अनंत काल तक बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप भारत की इंटीग्रिटी को इन्फिनिटी टाइम तक बनाना चाहते हैं, तो हमें फ्रेटर्निटी की भावना लानी होगी। क्योंकि जब हमें फ्रेटर्निटी की भावना होगी, भाईचारे की भावना होगी, तो लड़ाई ही नहीं होगी। जब लड़ाई ही नहीं होगी तो पूरे देश में शांति होगी, सब अच्छे से रहेंगे, सब भाइयों की तरह रहेंगे। और जब सब लोग अच्छे से रहेंगे तो किसी में अलगाववाद की भावना नहीं आएगी, और जब अलगाववाद की भावना नहीं आएगी तो भारत की जो उम्र है वो अनंत काल तक बढ़ जाएगी, यानी कि भारत अखंड हो जाएगा। ओके सो जो भाईचारे की भावना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के आइडियल्स क्या हैं या फिर आदर्श क्या हैं, कौन से वे आदर्श हैं, कौन से वे आइडियल्स हैं जिनके ऊपर हमारे संविधान की स्थापना की गई, जिनके ऊपर हमारे संविधान को बनाया गया। तो हमारे संविधान के जो आइडियल्स हैं या आदर्श हैं वे हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यानी कि भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है एवं भारत एक गणतंत्र है। ओके सो अब क्या मीनिंग होता है सोवरेन या संप्रभु का, क्या होता है सोशलिस्ट या समाजवादी का, क्या मीनिंग है सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष का, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक का, और रिपब्लिक या गणतंत्र का, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यानी भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं, इनके बारे में अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स नोट्स की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के, और आप नोट्स को मेरे ब्लॉग prashant-ias.blogspot.com से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है prashant-ias7। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को कम से कम 10 लोगों को और बताएं जो यूपीएससी और आईएएस की तैयारी कर रहे हों, ताकि उन लोगों को भी इस चैनल से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।